वो क्या भरिया में आपका स्वागत है। यहाँ कोशिश यही है कि अंग्रेजी सीखना लगे आसान और मजेदार। बिल्कुल, क्योंकि जब सीखना मजेदार हो तो मुश्किल शब्द भी दोस्त बन जाते हैं। और हाँ, इसी के साथ वोकैब हुई और आसान। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम मिलकर सीखेंगे 10 नए अंग्रेजी शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जो आपकी रोजमर्रा की बातचीत और लिखने में बड़े काम आ सकते हैं। हाँ, और तरीका वही रहेगा अपना वाला। हर शब्द का अंग्रेजी और हिंदी मतलब समझेंगे, उसके जैसे कुछ और शब्द यानी सिनोनिम्स देखेंगे। हाँ, और 2 उदाहरण वाक्यों से जानेंगे कि उसे असल में इस्तेमाल कैसे करना है। और सबसे आखिर में एक मजेदार कहानी जिसमें आज सीखे हुए सारे शब्द होंगे। कहानी से शब्द ऐसे याद रहते हैं जैसे कोई फिल्मी डायलॉग। तो फिर देर किस बात की, शुरू करें शब्दों का ये सफर। चलो। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फर्स्ट वर्ड नाउ। पहला शब्द है कॉग्निजेंट। स्पेलिंग है COGNIZANT। सुनने में थोड़ा सा संजीदा लगता है, नहीं? हाँ, लगता तो है। और इसका मतलब भी वैसा ही है। अंग्रेजी में कहते हैं हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस। अच्छा। यानी किसी चीज के बारे में जानकारी होना, पता होना या जागरूक होना। हिंदी में कहें तो जागरूक या सचेत। जागरूक या सचेत। जैसे आजकल लोग अपने अधिकारों को लेकर काफी कॉग्निजेंट हो गए हैं, है ना? उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द देखें तो अवेयर, कॉन्शियस, माइंडफुल, अलर्ट। ये सारे शब्द भी इसी जागरूकता या सचेत होने की तरफ इशारा करते हैं। वो माइंडफुल होना भी आजकल बड़ा चलन में है। हाँ, सही बात है। अब देखते हैं इसे वाक्य में कैसे इस्तेमाल करें। पहला उदाहरण है She was cognizant of the risks before signing the deal। मतलब डील साइन करने से पहले उसे उसमें छुपे जोखमों के बारे में पूरी जानकारी थी, वो जागरूक थी। समझदारी वाली बात है। और दूसरा उदाहरण? दूसरा है Be cognizant of your surroundings when walking alone at night। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। यानी रात में अकेले चलते समय अपने आसपास के माहौल को लेकर सचेत रहें, ध्यान रखें। बिल्कुल, कॉग्निजेंट होना हमें कई मुश्किलों से बचा सकता है। एकदम। चलिए, तो हुई जागरूकता की बात। कभी कभी हालात हमें कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सेकंड वर्ड नाउ, जो है कंपेल। COMPEL। कंपेल। इसका अंग्रेजी मतलब है टू फोर्स और ड्राइव समवन टू डू समथिंग। फोर्स करना। हाँ, यानी किसी को कुछ करने के लिए दबाव डालना, मजबूर करना, विवश करना। हाँ, जैसे कभी कभी जिम्मेदारियां हमें वो काम करने पर कंपेल करती हैं जो शायद हम करना ना चाहें। सही कहा। हिंदी में इसके सीधे अर्थ है मजबूर करना, विवश करना। और इसके सिनोनिम्स? इसके सिनोनिम्स हैं फोर्स, ओब्लाइज, अर्ज, प्रेशर। ये सभी शब्द किसी न किसी तरह के दबाव को दिखाते हैं। फोर्स तो सीधा बल प्रयोग जैसा लगता है, जबकि ओब्लाइज थोड़ा सा नैतिक दबाव जैसा है। अच्छा नुक्ता है। वाक्य देखते हैं। पहला, The evidence will compel the judge to reconsider the case। ओके। यानी सबूत इतने मजबूत हैं कि वो जज को केस पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, कंपेल कर देंगे। और दूसरा वाक्य है हंगर कैन कंपेल अ मैन टू डू एनीथिंग। यानी भूख इंसान को कुछ भी करने पर विवश कर सकती है। ये दिखाता है कि जरूरतें कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। सच है, भूख और प्यास जैसी जरूरतें वाकई कंपेल कर सकती हैं। अच्छा, अब जरा माहौल बदलते हैं। कभी किसी शानदार बिल्डिंग में घुसे हैं? हाँ। तो बस, ऑलराइट, वी आर ऑन अ थर्ड वर्ड नाउ। ये शब्द है फोयर। FOYAR। फॉयर। हाँ, ये शब्द अक्सर बड़ी इमारतों जैसे होटल, थिएटर या ऑफिस बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ। इसका अंग्रेजी मतलब है द एंट्रेंस हॉल और लॉबी ऑफ अ बिल्डिंग। वो बड़ा सा हॉल जहां आप इमारत में घुसते ही पहुंचते हैं। हाँ, लॉबी। हिंदी में इसे कह सकते हैं मुख्य प्रवेश हॉल या बैठक, जहां लोग अक्सर इंतजार करते हैं या मिलते हैं। बिल्कुल। इसकी सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? लॉबी तो है ही। हाँ, लॉबी। एंट्रेंस हॉल, रिसेप्शन हॉल, एट्रियम। एट्रियम अक्सर वो ऊंची खुली छत वाले हॉल के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, सही। अब वाक्य देखते हैं। पहला, The hotel's foyer was decorated with chandeliers। वाह। यानी होटल का प्रवेश हॉल झूमरों से सजा हुआ था। सुनते ही एक आलीशान तस्वीर दिमाग में बनती है। बिल्कुल। और दूसरा? दूसरा उदाहरण, She waited for him in the foyer of the theater। अच्छा, वो थिएटर के फोयर में उसका इंतजार कर रही थी। मिलने जुलने की कॉमन जगह। हाँ, सही। फोयर अक्सर इमारत का पहला इंप्रेशन बनाता है। बिल्कुल।
चलिए भव्य हॉल से निकलते हैं और कुछ पीने की बात करते हैं। पीने की? हाँ। अच्छा। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फोर्थ वर्ड नाउ। ये है गजल। GUZZLE। इस शब्द में ही एक आवाज है, गजल। हाँ, सही कहा, गजल। इसका अंग्रेजी मतलब है टू ड्रिंक ग्रीडीली और एक्सेसिवली। ग्रीडीली। हाँ, यानी बहुत लालच से, जल्दी जल्दी या बहुत ज्यादा मात्रा में पीना। हिंदी में कहें तो गटकना। गटकना। जैसे कोई बहुत प्यासा हो और एक सांस में पूरी बोतल पानी पी जाए, वो गजल कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं स्विग, डिवार, कंज्यूम, इंजेस्ट। स्विग का मतलब भी बड़े घूंट पीना होता है। डिवार वैसे तो खाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर तेजी से कुछ अंदर लेने के भाव में यहां भी आ सकता है। अच्छा, देखते हैं वाक्य। पहला, ही गजल्ड 3 bottles of soda in minutes। 3 बोतलें। हाँ, उसने कुछ ही मिनटों में सोडा की 3 बोतलें गटक लीं। भाई, या तो प्यास जबरदस्त थी या सोडा बहुत पसंद था। या शायद कोई शर्त लगी हो। दूसरा वाक्य थोड़ा अलग है। डोंट गजल डाउन योर फूड, ईट स्लोली। अच्छा, खाने के लिए भी? हाँ, अपना खाना गटको मत, धीरे धीरे खाओ। यहां इसे खाने के लिए भी इस्तेमाल किया है, तेजी से खाने के भाव में। समझ गया? तो गजल मतलब तेजी से पीना या खाना। चलो पीने से जुड़ा एक और शब्द देखते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ा गहरा है। अच्छा, कौन सा? ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फिफ्थ वर्ड नाउ। ये है इम्बाइब। IMBIBA। इम्बाइब। इसके 2 मतलब हैं। पहला तो सीधा है पीना, जैसे कोई ड्रिंक पीना। हाँ। लेकिन इसका दूसरा मतलब ज्यादा दिलचस्प है। टू एब्जॉर्ब आइडियाज डीपली। ओह, अच्छा। यानी विचारों, ज्ञान या मूल्यों को गहराई से आत्मसात करना, सोख लेना, अपने अंदर उतार लेना। अरे वाह। तो हिंदी में इसके 2 अर्थ हुए, पीना और आत्मसात करना। जैसे स्पंज पानी को इम्बाइब करता है, वैसे ही दिमाग ज्ञान को इम्बाइब कर सकता है। क्या बात है! क्या बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं ड्रिंक, अब्जॉर्ब, इनहेल, असिमिलेट। यहाँ अब्जॉर्ब और असिमिलेट खास तौर पर विचारों या ज्ञान को ग्रहण करने वाले अर्थ से जुड़े हैं। सही। वाक्य देखते हैं। पहला, स्टूडेंट्स शुड इम्बाइब गुड वैल्यूज फ्रॉम देयर टीचर्स। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। छात्रों को अपनी शिक्षकों से अच्छे मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए, यानी सीखना और अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा वाक्य? दूसरा है, ही स्लोली इम्बाइब्ड द स्ट्रॉन्ग वाइन। अच्छा। उसने धीरे धीरे तेज वाइन पी। यहाँ इसका सीधा मतलब पीना है। ठीक है। तो इम्बाइब शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ज्ञान को इम्बाइब करना ये सोचने में अच्छा लगता है। चलिए अब एक थोड़े संजीदा शब्द की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सिक्स्थ वर्ड नाउ। ये है स्टार्व। STARVE। स्टार्व। हाँ, ये थोड़ा गंभीर शब्द है। इसका अंग्रेजी मतलब है टू सफर और डाई फ्रॉम लैक ऑफ फूड। यानी भोजन की कमी से बहुत ज्यादा पीड़ित होना या मर जाना। ये शब्द भूख की गंभीर स्थिति को दिखाता है। हिंदी में भूख से मरना या भोजन की अत्यधिक कमी झेलना। ये वाकई गंभीर शब्द है। दुनिया में कई जगहों पर लोग आज भी स्टार्व करते हैं। दुख की बात है। हाँ, इसके सिनोनिम्स है फैमिश, जिसका मतलब है बहुत भूखा होना, डिप्राइव, वंचित होना, हंगर, भूख, इमेसिएट मतलब भूख या बीमारी से बहुत दुबला हो जाना। वाक्य देखते हैं। पहला, मेनी एनिमल्स स्टार्व ड्यूरिंग हार्श विंटर्स। हाँ, होता है। कठोर सर्दियों के दौरान कई जानवर भोजन की कमी से मर जाते हैं। ये प्रकृति का एक दुखद पहलू है। बिल्कुल। और दूसरा वाक्य थोड़ा हल्का है। He felt he would starve if dinner wasn't served soon. ये तो हम भी बोलते हैं। हाँ, उसे लगा कि अगर रात का खाना जल्दी नहीं मिला तो वो भूख से मर जाएगा। यहाँ मतलब है कि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। हाँ, जैसे आई एम स्टार्विंग मतलब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। एग्जैक्टली। चलिए भूख की बात से हटकर आवाज की बात करते हैं। आवाज। हाँ। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सेवेंथ वर्ड नाउ। यह है गटरल। GUTTURAL। गटरल, ये शब्द आवाज के बारे में है। अंग्रेजी मतलब है हार्श साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द थ्रोट। गले से। हाँ, यानी गले के अंदरूनी हिस्से से निकलने वाली भारी, खुरदरी या कर्कश आवाज। हिंदी में कंठ ध्वनि या गले से निकली भारी आवाज। अच्छा। जैसे कुछ भाषाओं में गटरल ध्वनियां ज्यादा होती हैं। अरबी में शायद। हाँ, हो सकता है। या फिर गुस्से या दर्द में गले से निकलने वाली आवाज, वो भी गटरल हो सकती है। इसके सिनोनिम्स? थ्रोटी, हार्श, रफ, ग्रेटिंग।
ग्रेटिंग मतलब कान को छुभने वाली आवाज। अच्छा। वाक्य देखते हैं। पहला, द सिंगर्स गटरल वॉइस वॉज यूनिक। गायक की गले से निकली भारी आवाज अनोखी थी। कुछ रॉक सिंगर्स की ऐसी आवाज होती है ना? हाँ बिल्कुल, ये उनकी स्टाइल बन जाती है। दूसरा वाक्य, ही मेड अ गटरल साउंड इन एंगर। ओके। उसने गुस्से में गले से एक कर्कश आवाज निकाली, जैसे कोई गुर्राता है उस तरह की आवाज। समझ गया। ये शब्द आवाज की क्वालिटी बताता है जो अक्सर गहरी भावनाओं से जुड़ी होती है। अब भावनाओं की बात चली है तो अगले शब्द पर आते हैं। ठीक है, छोटा सा शब्द है पर भाव गहरा है। ग्लैम। हाँ, इसका अंग्रेजी मतलब है लुकिंग सैड और डिप्रेस्ड। सैड। हाँ, यानी उदास, मायूस दिखना या महसूस करना। जब किसी का मूड ऑफ हो, चेहरा उतरा हुआ हो, हिंदी में उदास, मायूस, बुझा हुआ सा। जैसे रिजल्ट खराब आने पर कोई ग्लम हो जाता है या कोई अपना पसंदीदा मैच हार जाए। हाँ बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं सैड, ग्लूमी, डाउनकास्ट, अनहैप्पी। डाउनकास्ट। हाँ, डाउनकास्ट मतलब नजरें झुकाए हुए, उदास। ग्लूमी अक्सर माहौल के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे ग्लूमी वेदर। हाँ, बारिश वाला दिन। सही। वाक्य देखते हैं। पहला, शी लुक्ड ग्लम आफ्टर फेलिंग द एग्जाम। स्वाभाविक है। परीक्षा में फेल होने के बाद वो उदास लग रही थी। और दूसरा, द रेनी डे मेड एवरीवन फील ग्लम। हाँ, ये होता है। बरसात के दिन ने सभी को उदास महसूस कराया। कभी कभी मौसम का असर मूड पर होता है, लोग घर में बैठे बैठे ग्लम हो जाते हैं। सही बात है। तो ग्लम मतलब उदासी या मायूसी। चलिए उदासी से निकलकर थोड़ी चालाकी की बात करते हैं। चालाकी, अच्छा। ऑलराइट, वी आर ऑन अ 9th वर्ड नाउ। बस एक और बाकी। ये शब्द है गायल, GUILE। गाइल, इसका अंग्रेजी मतलब है क्लेवर डिसीट, स्लाई इंटेलिजेंस। क्लेवर डिसीट। हाँ, यानी चालाकी से भरा धोखा, कपटपूर्ण होशियारी, धूर्तता। जब कोई अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों को ठगने या धोखा देने के लिए करे। हिंदी में छल, कपट, धूर्तता। मतलब ये नेगेटिव शब्द है, चालाकी पर बुरे इरादे से। ज्यादातर हाँ। इसमें चालाकी तो है पर ईमानदारी नहीं। इसके सिनोनिम्स है डिसीट, धोखा, ट्रिकरी, चालबाजी, कनिंग, शातिर, क्राफ्टीनेस, धूर्तता। वाक्य देखते हैं। पहला, ही वन द गेम यूजिंग गायल रादर देन स्ट्रेंथ। अच्छा। उसने ताकत के बजाय छल कपट का इस्तेमाल करके खेल जीता। शायद कोई तिकड़म लगाई होगी। हाँ, बिल्कुल। दूसरा वाक्य, Her guile fooled even the smartest officers. अरे बाप रे। हाँ, उसके छल ने सबसे होशियार अधिकारियों को भी बेवकूफ बना दिया। मतलब वो बहुत शातिर थी। तो गाइल से बचकर रहना चाहिए। अब आते हैं आज के आखिरी शब्द पर। तैयार? हाँ। ऑलराइट, we're on our 10th and final word now. ये है surfeit. SURFEIT. सर्फिट, अच्छा शब्द है। इसका अंग्रेजी मतलब है एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। Excessive. हाँ, यानी किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा मात्रा, अति। जब कोई चीज इतनी ज्यादा हो जाए कि वो अच्छी लगने के बजाय बोझ लगने लगे। हिंदी में अतिरेक, अत्यधिक मात्रा, बहुतायत, जो जरूरत से ज्यादा हो। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयत। अति हर चीज की बुरी होती है। सर्फिट उसी अति को दिखाता है। एकदम सही, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स है एक्सेस, अधिकता, ओवरफ्लो, उफान, ओवर अबंडेंस, प्रचुरता से ज्यादा, ग्लट, भरमार, जरूरत से ज्यादा सप्लाई। वाक्य देखते हैं। पहला, अ सर्फिट ऑफ स्वीट्स मेड हिम सिक। हाँ, ये तो होता है। बहुत ज्यादा मिठाइयां खाने से वो बीमार पड़ गया, मीठे का सर्फिट हो गया। और दूसरा, द इंटरनेट गिव्स अस अ सर्फिट ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। इंटरनेट हमें जानकारी का अतिरेक देता है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कि पता ही नहीं चलता क्या काम का है और क्या नहीं। वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाला मामला। सचमुच। तो सर्फिट मतलब किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा होना, जो अक्सर अच्छा नहीं होता। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। हाँ, एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। पहला, कॉग्निजेंट, जागरूक, सचेत। दूसरा, कंपेल, मजबूर करना, विवश करना। ठीक है। तीसरा, फॉयर, प्रवेश हॉल, लॉबी। हाँ। चौथा, गजल, गटकना, लालच से पीना। गटकना। पांचवा, इम्बाइब, आत्मसात करना या पीना। दोनों मतलब। छठा, स्टार्व, भूख से मरना, भोजन की कमी झेलना। सातवां, गटरल, कंठ्य, गले से निकली भारी आवाज। ठीक। आठवां, ग्लम,
उदास, मायूस। ग्लम। 9वां गाइल, छल, कपट, धूर्तता। और 10वां सर्फिट, अतिरेक, अत्यधिक मात्रा। की जिसमें ये सारे शब्द पिरोए हुए हैं। तैयार है सुनने के लिए? बिल्कुल। तो कहानी है अर्जुन नाम के एक नौजवान की। अर्जुन अपने घर के मुश्किल हालातों से पूरी तरह कॉग्निजेंट था, यानी उसे सब पता था। उसके पिता पर कर्ज का बोझ था जो उन्हें अक्सर अजीबोगरीब काम करने पर कंपेल करता था, मजबूर कर देता था। एक दिन अर्जुन को एक अमीर व्यापारी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। अर्जुन उम्मीद लेकर एक बड़े होटल के शानदार फोये में, लॉबी में, हाँ, यानी प्रवेश हॉल में उसका इंतजार करने लगा। फिर मिला वो व्यापारी? हाँ, मिला। लेकिन वो आदमी बड़ा अजीब था। आते ही उसने बड़ी बोतल खोली और बिना अर्जुन से ठीक से बात किए महंगी ड्रिंक गजल करने लगा। अरे, जैसे पानी गटक रहा हो। अर्जुन ने सोचा, चलो कोई नहीं, शायद इनसे कुछ सीखने को मिले। उसने व्यापारी की बातों को इम्बाइब करने की कोशिश की, आत्मसात करने की। हाँ, यानी ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश की। पर वो आदमी सिर्फ अपनी अमीरी की बातें कर रहा था, ज्ञान की नहीं। ऐसे अहंकारी लोग होते हैं कई बार। बिल्कुल। इंटरव्यू बेनतीजा रहा। निराश होकर लौटते हुए अर्जुन ने फुटपाथ पर कुछ बच्चों को देखा जो शायद रोज रात स्टार्व करते थे, भूखे सोते थे। ओह, उनका दुख देखकर अर्जुन का दिल भर आया। ओह, तभी एक बच्चे के रोने की गटरल आवाज आई, गले से निकली दर्द भरी आवाज। वो छोटा सा बच्चा ठंड से कांप रहा था। अच्छा। अर्जुन ने अपनी जेब से निकालकर कुछ बिस्किट उसे दिए, लेकिन उस बच्चे की ग्लम आंखें, उदास आंखें। हाँ, यानी उदास और बेबस आंखें, अर्जुन भूल नहीं पाया। उफ, बहुत दुखद। बाद में अर्जुन को पता चला कि जिस व्यापारी से वो मिला था वो अपने गायल के लिए मशहूर था, यानी छल कपट से लोगों को, खासकर गरीबों को ठगता था। अच्छा। उसके पास झूठे वादों का सरफेट था, यानी इतने वादे करता था कि लोग फंस जाते थे। अर्जुन को घिन आई। उसे समझ आ गया कि ये रास्ता उसके लिए नहीं है। और हाँ, गजल शब्द से याद आया, उस व्यापारी जैसे लोगों को देखकर एक वेटर ने शायद सोचा होगा। क्या बताओ, मजेदार लग रहा है। वेटर शायद मन में बोला होगा, सर वुड यू लाइक टू गजल डाउन अनदर कोक? और फिर खुद ही सोचा होगा, नो भाई, इफ ही डज हिज स्टमक विल फाइल अ कंप्लेन केस अगेंस्ट हिम। पेट का कंप्लेन केस, ये बढ़िया था। तो अर्जुन ने क्या किया फिर? कहानी का क्या हुआ? अर्जुन ने ईमानदारी का रास्ता चुना। उसने एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं था, बल्कि उन्हें अच्छे मूल्य इम्बाइब करने के लिए भी प्रेरित करता था। वाह। वही बच्चे जो कभी सड़क पर ग्लम दिखते थे, अब पढ़ने आते थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जुन हमेशा समाज की तकलीफों के प्रति कॉग्निसेंट रहा और कभी गाइल का सहारा नहीं लिया। उसने साबित किया कि दौलत का सरफिट होना जरूरी नहीं, नीयत साफ होनी चाहिए। और यहीं पर एक बात याद आती है। कौन सी बात, बताओ? एक्सेस वेल्थ, सरफिट विदाउट काइंडनेस इज यूजलेस, बट इवन अ लिटिल काइंडनेस कैन फीड अ सोल दैट स्टार्व्स। मतलब बिना दया के अत्यधिक धन, सरफिट, बेकार है, लेकिन थोड़ी सी दया भी उस आत्मा का पेट भर सकती है जो भूख से तड़प रही हो, स्टार्व्स। वाह, बहुत गहरी और सच्ची बात है। ईमानदारी और दया ही असली दौलत है। तो ये थी कहानी जिसने शब्दों को एकदम जिंदा कर दिया। एक बार फिर से सारे शब्द दिमाग में ताजा हो गए। बिल्कुल। अब श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त ग्लम महसूस कर रहा हो तो आप उसे हंसाने के लिए आज सीखे हुए किस शब्द का मजेदार इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। या फिर अपनी रोज की जिंदगी से सरफिट का कोई फनी सा उदाहरण सोच सकते हैं। सोचिएगा जरूर, मजा आएगा। इसी मजेदार सोच के साथ आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। वो क्या भैया के और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। सीखते रहें, मुस्कुराते रहें। बिल्कुल, धन्यवाद।